मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पार्थसारथी यूपीएससी क्वालिटी। आज हम एक ऐसे टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो देशभक्ति से ओतप्रोत, जो देश प्रेम की जो भावना रखते हैं उनके लिए काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो रहेगा, और जो देशभक्ति, जो देश के प्रति श्रद्धा, जो आस्था जो रखते हैं उनके लिए आज का वीडियो समर्पित है। एक्चुअली थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा ली, एक एक ने 10-10 को मारा, फिर होश गंवा बैठे। अब हम तो सफ़र करते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफ़र करते हैं। ये लता मंगेशकर जी के मधुर गीत, मधुर ध्वनि को सुन करके जो अनुभव, जो अनुभूति महसूस होती है, कुछ ऐसी ही अनुभूति, कुछ ऐसी ही जिज्ञासा कारगिल वॉर के दौरान दिखाई पड़ी थी, जब देश की आन और बान और शान पर खतरा मंडराता है तो हमारे देशवासी प्लस हमारी भारतीय सेना कदम से कदम मिला करके देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। कुछ ऐसा ही सर्वस्व निछावर किया था हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश की सेना ने कारगिल वॉर के दौरान। आखिरकार जानते हैं कारगिल वॉर आखिर क्यों हुआ था, क्या ऐसे कारण थे जिससे कारगिल वॉर की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। दरअसल बात करते हैं 16 अक्टूबर 1971। 16 अक्टूबर 1971 की हमारे इंडिया में, हमारे इंडियन मिलिट्री देखा जाए तो, इंडियन आर्मी के पर्सपेक्टिव देखा जाए तो 16 अक्टूबर 1971 का बहुत बड़ा दिन, क्योंकि इस वक्त इस डेट को हमने पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर को सरेंडर करवाया था, और प्लस जो ईस्टर्न पाकिस्तान था उसको इंडिपेंडेंस करवाने में भारतीय फौज का बहुत बड़ा हाथ था, और ईस्टर्न पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंस कंट्री, बांग्लादेश के रूप में स्वीकृति मिली थी। इस बीच 1984 को पाकिस्तान के कुछ सोल्जरों ने सियाचिन ग्लेशियर पर अटैक किया। हमारे भारतीय जवानों ने, हमारे भारत माता के सपूतों ने पाकिस्तान के सोल्जर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया, और इसमें और एक बार फिर पाकिस्तान को खाली पड़ा। एक्चुअली 93,000 सोल्जरों में एक सोल्जर था जिसका नाम था परवेज मुशर्रफ। उसको ये बात नागवार दी गई। उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इंडिया के ऊपर अटैक करूँगा, और 1984 में तो इंसिडेंट हो ही चुका था। इसी बीच क्या हुआ कि चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, जो सक्सेस रहा। इसके बाद 1998 में भारत ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसमें भारत को सफलता प्राप्त हुई। उसके जस्ट कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया, जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट सफल रहा। हालांकि ये इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कयास लगाते हैं कि इसमें चाइना ने टेक्नोलॉजी प्लस पैसा प्रोवाइड किया था पाकिस्तान, जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल किया था। उसके कुछ दिनों के बाद जो घायल शेर था परवेज मुशर्रफ, उसने क्या किया, उसने उसको पाकिस्तान आर्मी की कमान सौंपी। वो जैसे ही पाकिस्तान आर्मी का आर्मी चीफ बना तो सबसे पहले उसने क्या किया, मैं आपको नक्शा समझाऊँ। एक्चुअली ये जम्मू कश्मीर, और ये हमारी एलओसी बॉर्डर। एलओसी यहाँ पर 4
जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है, जिसमें आपका पहला काकसर, दूसरा आपका है काकसर ग्रास, तीसरा आपका है चोरबत वैली, और चौथा आपका टुकटुक विलेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है एलओसी के नियरेस्ट में। इसी बीच क्या हुआ कि 5 मई को पाकिस्तान की आर्मी ने ये जो इलाके हैं इन पर क्या किया कि इन पर उन्होंने बंकर बनाना स्टार्ट किया। और वहाँ के लोकल व्यक्तित्व ताशी यामलान, उन्होंने पाकिस्तानी सोल्जर को या मुजाहिदीन को बंकर बनाते हुए तथा गन के साथ देखा गया। तो उन्होंने जो नियरेस्ट पोस्ट थी, उन्होंने क्या किया कि ताशी साहब ने नियरेस्ट इंडियन आर्मी की पोस्ट को ये इन्फॉर्मेशन दी। तो उसके बाद इंडियन आर्मी ने एक पेट्रोलिंग टीम भेजी ये चेक करने के लिए क्या वास्तविक रूप में कोई मिलिटेंट है या वास्तविक पाकिस्तान आर्मी है। इसी बीच क्या हुआ कि पाकिस्तान 5 मई 1999 को पाकिस्तान की आर्मी ने NH-1A को पर कब्जा कर लिया। एक्चुअली NH-1A पर कब्जा क्यों किया? क्योंकि आपको पता होगा कि इसके बगल पर सिया थी और यहाँ हमारा सोलर डिप्यूट है। तो NH-1 क्या करता है कि यहाँ की जो आर्मी डिप्लॉयमेंट है वो इससे जाती है, प्लस जो हमारा पेट्रोल जो भी मतलब कि आर्म्स एमिनेशन है, जो भी ऑयल्स है, वो यहीं से इसी NH-1A से एक्सपोर्ट होता है। तो उसने सोचा अगर हम NH-A1 को कैप्चर कर लेंगे तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर मिलिट्री सप्लाई वीक हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्लस आर्म्स एमिनेशन कमजोर यहाँ पर नहीं पहुँचेगा, नहीं एक्सेस होगा, और प्लस यहाँ पर जो फूड आइटम वो भी नहीं जाएगा। इससे क्या होगा कि यहाँ फिर हम ये लद्दाख में इशू हो जाएगा, तो हम उसको लद्दाख का इशू बनाने के बाद में फिर हम जम्मू कश्मीर डिमांड करेंगे इंडिया से। ये मुशर्रफ की चाल थी। तो 5 से लेकर के 5 मई लेकर 10 मई तक पाकिस्तानी आर्मी ने इस पर इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया, यानी इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया। करने के बाद में एक बात पुष्टि हो गई कि यस कुछ ना कुछ तो इश्यू हो रहा है एलओसी के इस पार। इसी बीच इंडियन आर्मी ने 10 मई को ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में उसको लीडर जो लीड कर रहे थे वो थे बीबी मलिक, उस समय के आर्मी चीफ थे। तो उन्होंने ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया और अपने सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शंस दिया कि आप लोग मुस्तैद रहो, एक्टिव रहो। इसी बीच क्या हुआ कि 15 मई 1999 को, यानी कि 15 मई 1999 को कैप्टन दीपक कालिया और उनके कुछ सहयोगी पेट्रोलिंग कर रहे थे। कहाँ पर? ये कास्कर और द्रास सेक्टर में ये पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी बीच पाकिस्तान की आर्मी ने उन पर हैवी इन्फिल्ट्रेट यानी कि हैवी फायरिंग की, और फायरिंग करने के बाद में इनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में इन पर एक्सट्रीम टॉर्चर किया गया, दीपक कालिया और उनके सहयोगी। 21 दिन के बाद उनकी डेड बॉडी, आफ्टर 21 डेज, 21 दिन के बाद उनकी डेड बॉडी आती है जो भारतीय सेना को हैंड ओवर की जाती है। उसके बाद में हमारी भारतीय सेना का खून, हमारे भारतीय सेना का मतलब कि हमारी भारतीय सेना का जो संयम था, संयम का बांध टूट गया और हमारी आर्मी ने डिसाइड कर लिया कि हम इन जवानों की मौत का बदला जरूर लेंगे। इसी बीच ये खबर भारत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मतलब पहुंचाई गई आर्मी द्वारा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया कि पाकिस्तान की आर्मी से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से डेलीगेशन स्टार्ट किया, टॉक्स स्टार्ट किया।
और ये बताया कि आपकी कि कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस करके फायरिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारे कुछ सोल्जर की कैजुअलिटीज़ हुई है। तो पाकिस्तान ने इसको सिर्फ डिनाई कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसी कोई हमारी तरफ से ऐसी कोई इन्फिल्ट्रेशन या ऐसी कोई फायरिंग नहीं हो रही है, जो होता है मुजाहिदीन का काम। इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी ने 19 फरवरी 1999 को बस द्वारा लाहौर की यात्रा की। ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर कंट्री थे, आज भी हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी इसे डाउट था कि ऐसा ना हो कि हम अगर युद्ध छेड़े तो ऐसा ना कहीं ये जो वॉर है ये लंबा खींचे और फिर न्यूक्लियर वॉर में तब्दील ना हो। तो इसको लेकर अटल वाजपेयी जी पाकिस्तान गए बस द्वारा, और जब वो बस से लाहौर उतरे तो उनका नवाज शरीफ ने भव्य स्वागत किया और 21 तोपों की सलामी दी गई। लेकिन यही पता नहीं था कि यही तोपों की सलामी 3 महीने बाद भारत के प्रति आग उगलेगी, भारत के प्रति यानी भारत के ऊपर आग उगलेगी और भारत को नीचे दिखाने की कोशिश की जाएगी। इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी ने एयरफोर्स प्लस नेवी चीफ को बुलाया और बुला करके तीनों सेनाओं को एक्टिव मोड कर दिया, क्योंकि जिस हिसाब से वार्ता हुई थी उससे लग रहा था कि पीस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। हैवी इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान आर्मी कर रही थी और वहाँ पर डिप्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ रहा था पाकिस्तानी सोल्जरों का। मतलब कि ये ताकसा, द्रास, चोरबक वैली एंड तुर्तुक विलेज यहाँ पर। और 1972 में एक शिमला पैक्ट हुआ था, उसमें ये जो 4 सेक्टर थे यहाँ पर सीज फायर थी, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने इसको ब्रीच किया और पाकिस्तान की फितरत है ब्रीच करने की, क्योंकि वो तो टेररिस्ट भेजता, वो कहता है टेररिस्ट भेजते नहीं है। 26/11/2008 को मुंबई टेरर अटैक एक एग्जाम्पल, पार्लियामेंट अटैक एक एग्जाम्पल। तो पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट नहीं करता है कि हमारी तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, या पाकिस्तानी आर्मी इन्फॉर्मेशन कभी एक्सेप्ट नहीं करता। खैर जान लीजिए, हम उस पर नहीं जाते, हम बात करते हैं कारगिल पर। तो इंडिया अब इसी बीच 25 मई एयरफोर्स ने स्टार्ट किया ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर एंड नेवी ने स्टार्ट किया ऑपरेशन तलवार। स्टार्ट किया। अब इन्होंने ऑपरेशन सफेद सागर क्यों स्टार्ट किया एयरफोर्स? उसके पीछे रीज़न ये था कि पाकिस्तान जो सोल्जर थे वो की पीक पर चढ़े थे, और जब भी बाकी सोल्जर चढ़ने की कोशिश करते थे तो वो हैवी फायरिंग कारण काफ़ी कैजुअलिटीज़ होती थी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप इनको लोकेशन चेक कीजिए, इनको ट्रैक कीजिए, ट्रैक करने के बाद में आप इनको लोकेशन बताइए, उससे अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते। तो इंडियन एयरफोर्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था एबी वाजपेयी द्वारा कि आप LOC क्रॉस नहीं करेंगे, यानी कि आप LOC क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब इंडियन एयरफोर्स ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कैमरा लगा रखे थे। तो उससे क्या हुआ, उससे लोकेशन और उनकी ट्रैक पता चल गया। जब ट्रैक पता चल गया तो उस हिसाब से भी इंडियन आर्मी ने पूरी स्ट्रेटजी तैयार की, और इसमें और इंडियन फोर्स ने MiG-21, MiG-23, MiG-27 हेलीकॉप्टर फाइटर जेट का यूज़ किया, प्लस मिराज 200 का भी यूज़ किया। और इसी समय मिस्टर नचकेता जो एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे, वो उनका पाकिस्तान की आर्मी ने उसको मार गिराया, जिसमें नचकेता साहब और युद्ध घायल हो गए और उनको पाकिस्तान आर्मी अरेस्ट कर लिया। लेकिन काफ़ी इंटरनेशनल प्रेशर बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा वो इसलिए करना था क्योंकि जेनेवा कन्वेंशन ये कहता है कि अगर कोई आर्मी किसी आर्मी के सोल्जर को अरेस्ट करती है तो उसे जेनेवा कन्वेंशन के बाद उसको आप रिलीज करें। तो स्टार्ट किया। जब इंडियन फोर्स ने अपना पूरा ऑपरेशन स्टार्ट किया, नचकेता को अरेस्ट किया, उसको रिलीज किया, उसको
बाद में पाकिस्तान आर्मी ने छोड़ दिया। इसी बीच एक कारगिल गर्ल के नाम से मशहूर थी, कारगिल गर्ल के नाम से मशहूर थी सक्सेना जी। जस्ट ए मिनट। यस, गुनगुन सक्सेना जी। गुनगुन सक्सेना जी ने वॉर जोन में जाकर के, यानी जहाँ पर युद्ध चल रहा था वहाँ पर भारतीय सोल्जरों को यानी कि फूड यानी कि खाना प्रोवाइड कराया, प्लस उनको जो भी कैजुअलिटी या जो भी इंजर्ड सोल्जर थे उनको वहाँ से निकालने की पूरी कोशिश की जा रही थी। इसी बीच क्या हुआ, इसी बीच इंडियन नेवी ने भी अपना एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन तलवार। एक्चुअली उसका मकसद क्या था, एक्चुअली ये है इंडिया और ये आपका रहा पाकिस्तान, ये आपका है अरेबियन सी और इंडियन नेवी यहाँ डिप्लॉय थी अरेबियन सी। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे बंगाल में उससे कुछ शिप्स यानी उससे कोई एयरक्राफ्ट यहाँ पर डिप्लॉय थे, उन्होंने कहा कि यहाँ से मंगा करके यहाँ शिफ्ट कर दिया। और यहाँ पर ये बॉर्डर है, यहाँ पाकिस्तान की मतलब कि एयरक्राफ्ट यहाँ पर डिप्लॉय थे। तो नेवी ने क्या किया, यहाँ सारे अपने एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर दिए। और डिप्लॉय करने का मकसद क्या था कि पाकिस्तान की जो सी ट्रेड था, सी ट्रेड एंड ऑयल को ब्लॉक करना था। और जब पाकिस्तान आर्मी को लगा कि अब कहीं ऐसा ना हो इंडियन नेवी ने हमारे ऊपर हमला कर दे, तो जो इनको एयरक्राफ्ट इनको कराची से ला करके यहाँ से मकान में शिफ्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर एक बहुत ही प्रेशर बिल्डअप हुआ, बहुत ही प्रेशर बनाया इंडियन नेवी ने कि ऐसा ना हो कि अगर नेवी ने अटैक कर दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी पाकिस्तान आर्मी के लिए, और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हो गया। इसी बीच पर मुशर्रफ एक मतलब बिल्कुल भौचक्का रह गया कि ये हमारे साथ होने वाला क्या है। अब एक्चुअली अब स्टार्ट होती है जंग, अब मैनली स्टार्ट होती है जंग का आधार अब स्टार्ट होता है। एक्चुअली बात करते हैं तोरोलिंग। आपको पता है कि तोरोलिंग एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और उसकी ऊंचाई जो है 1600 फीट है। और उस समय जब युद्ध मतलब चल रहा था, उस समय एक्सट्रीम कोल्ड था। 16,000 फीट ऊंची पहाड़ियाँ, वो भी एक्सट्रीम लेवल का कोल्ड। तो इससे क्या बहुत सोल्जर क्या हुआ कि एल्टीट्यूड सिकनेस हो गया, वो बीमार होने लगे। लेकिन फिर भी हमारे भारतीय सोल्जरों ने, हमारे भारत माता के सपूतों ने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया और भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए वो चढ़ते चले गए। अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की, अपने आप की परवाह नहीं की, वो चढ़ते चले गए। इसी बीच इंडियन आर्मी ने एक फुल ग्रुप प्लान बनाया कि हम तोरलू कब्जा करेंगे, क्योंकि तोरलू भारतीय पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसकी ऊंचाई थी। अगर तोरलू को हम कब्जा नहीं करते तो शायद हम युद्ध नहीं जीत पाते। तो इसके लिए आर्मी ने पूरा एक फुल ग्रुप प्लान बनाया और उसमें 18 ग्रेनेडियर्स को जिम्मा सौंपा गया। और जो 18 ग्रेनेडियर्स जो इसमें जो सोल्जर थे, उसमें कैप्टन थे अजीत सिंह एंड मेजर थे राजेश अधिकारी। इनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप लोग इस तोड़ों को विजय मतलब जीतेंगे, इस किले को फतह करेंगे। अब जब इन्होंने अपनी चढ़ाई स्टार्ट की तोड़ों पर, जब चढ़ना स्टार्ट किया 16,000 फीट, सोचिएगा 16,000 फीट हाइट थी तोड़ों की। उन्होंने चढ़ना स्टार्ट किया तो लगभग ये 15,000 फीट चढ़ गए थे। और एक बात और, जब ये चढ़ाई कर रहे थे तो पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो भारतीय सेना के मूवमेंट मतलब देख रही थी। इससे क्या वो हैवी फायरिंग करती थी, तो इसमें काफ़ी कैजुअलिटीज हुई थी।
कैजुअलिटी हुई थी। तो इसके बाद तो इसी बीच में क्या हुआ कि राजेश अधिकारी यानी मेजर राजेश अधिकारी शहीद हुए। तो फिर आर्मी ने एक और अपना प्लान चेंज करते हुए एक प्लान और बनाया कि हम डे बनाएंगे, हम नाइट में चढ़ेंगे, हम नाइट में चढ़ाई करेंगे, नाइट चढ़ाई करेंगे। तो जब नाइट में जब चढ़ाई करते थे तो 1000 फीट जब ये चढ़ गए, यानी 1000 फीट जब बचा, यानी 16,000 फीट 15,000 फीट चढ़ गए, जब 1000 फीट बचा तो पाकिस्तान की आर्मी ने इंडियन आर्मी के मूवमेंट को एक बार फिर से ट्रैक कर लिया और हैवी फायरिंग स्टार्ट की। और भारतीय सेना के पास में आर्म्स एंड एम्युनिशंस ग्रेनेड की कमी हो गई थी, कम मतलब कि नहीं बचे थे, बहुत कम बचे थे और फुट भी नहीं था। जब भी भारतीय सोल्जर को कहा जाता था कि आपको एम्युनिशन ले जाएंगे या खाना ले जाएंगे, तो हमारे भारतीय सोल्जर्स एम्युनिशन चुनते थे, यानी कि वेपन चुनते थे, ना कि खाना, ना कि फूड। तो इसी बीच एक और जजमेंट लिया गया कि कर्नल रविंद्रनाथ को ये जिम्मा सौंपा गया कि आप इस तोड़ो इनकी जो भी हमारे सोल्जर्स फंसे हुए हैं, एक्चुअली सोल्जर फंस गए थे, उनको रेस्क्यू आप करेंगे। तो हमारे कर्नल रविंद्रनाथ ने क्या किया कि जब वो मतलब कि वो भी जब 14,000 फीट पर चढ़ गए और जब 15,000 फीट पर चढ़ गए तो उन्होंने जो कैप्टन अजीत सिंह से उन्होंने पूरा उसका लोकेशन पूरी इन्फॉर्मेशन ले हमें किस पे क्या करना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टीम डिसाइड की, उन्होंने 3 टीमों को डिस्ट्रीब्यूट किया। पहला बनाया, पहली टीम को नाम दिया अर्जुन, दूसरी टीम का नाम दिया भीम एंड तीसरी टीम का नाम दिया अभिमन्यु। और चढ़ने का प्रोसेस ये फॉलो किया कि एक चढ़ेगा बैक साइड से, एक चढ़ेगा फ्रंटल साइड से, एक चढ़ेगा आपका वर्टिकल चढ़ाई करेगा, ये डिसाइड किया गया। तो जो फ्रंटल साइड पर चढ़ाई थी उसके जो मतलब कि कैप्टन थे उनका नाम था विवेक गुप्ता जी। तो विवेक गुप्ता जी जब फ्रंटल चढ़ाई कर रहे थे, इसी बीच क्या हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी ने हैवी फायरिंग की जिसमें विवेक गुप्ता जी शहीद हो गए। लेकिन हमारे भारतीय सेना के जवानों की जो कुर्बानी थी वो ज़ाया नहीं, वो बर्बाद नहीं हुई और हमारी भारतीय सेना ने तोड़ो लिंक को कब्जा कर लिया, यानी तोड़ो लिंक को कैप्चर कर लिया। 13 जून 1999 को तोड़ो लिंक भारतीय सेना के कब्जे में आ गई और यहाँ पर तिरंगा फहराने लगा भारत का। एक भारत ने फिर साबित कर दिया कि जब भी विदेशी ताकतों ने हम पर अटैक किया है तो हमने मुंहतोड़ जवाब दिया और हम हमारी खुली जमीन तो वापस हम जरूर करते हैं। ये हमारे भारतीय सेना का पराक्रम है, ये शूरवीरता है हमारे भारतीय सेना की। तो इस प्रकार से 13 जून 1999 को तोड़ो लिंक पर भारतीय झंडा फहरा दिया गया। अब बड़ा मुद्दा ये है, अब बड़ा मुद्दा एक और था कि पॉइंट 5140 इसको कैप्चर कैसे किया जाए, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब स्ट्रेटजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत की। एक्चुअली आपको बताना चाहूँगा कि पॉइंट 5140 और तोड़ो लिंक के बीच में एक इलाका पड़ता है, उसे कहते हैं हम्स, जिसमें 8-10 मतलब पीक थी। तो भारतीय सेना ने इसको ऑलरेडी मतलब कैप्चर कर लिया था, इस पर कब्जा हो गया। अब नंबर था 4150 कि 5140 इसको कैसे कब्जा किया जाए। तो इसके लिए हमारे भारतीय सेना की एक फुल प्रूफ प्लान बनाया गया और प्लान का जो हेड थे वो थे आपके योगेश कुमार जोशी जी, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उनको जिम्मा सौंपा गया कि आप इस 5140 पॉइंट को कवर करेंगे, इसको जीतेंगे किसी भी तरीके से एट एनी कॉस्ट। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो योगेश कुमार जी थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2 ग्रुप बनाए, यानी कि एक अपनी टीम में 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले हिस्से का जो कैप्टन थे उनका नाम था संजीव कुमार, लेफ्टिनेंट संजीव कुमार, और दूसरे जो ग्रुप के मतलब जो कैप्टन थे उनका नाम था विक्रम मल्था। तो दोनों टीमों ने क्या किया कि इसका मतलब कि पॉइंट 5140 को कैप्चर करने की ओर पड़ी और चढ़ाई अपनी स्टार्ट की। और फाइनली हमने 30 जून यानी 20 जून 1999 को पॉइंट 5140 कब्जा कर लिया और एक बार फिर भारत का यहाँ तिरंगा झंडा फहराने लगा। एक बार भारतीय सेना ने फिर अपना पाकिस्तानी आर्मी गिरोह बनवाया
ये भारतीय सेना किसी से कम नहीं है। अगर आपने हमारे देश के ऊपर हाथ रख देगा तो आपकी आंखें खींच लेंगे, आपकी आंखें नोच लेंगे, निकाल के बाहर निकालेंगे। ये पराक्रम हमारी भारतीय सेना का। अब एक और बहुत बड़ी मेजर लड़ाई थी टाइगर हिल की। एक्चुअली टाइगर हिल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। टाइगर हिल बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब कि जोग्राफिकल प्लस स्टडीज के बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब उसको जीतने के लिए कैसे किया जाए? एक्चुअली इसके पहले हमारी आर्मी ने, हमारे मतलब कि हमारी जवानों ने टाइगर हिल को कैप्चर करने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तानी आर्मी काफ़ी हाईवी इन्फिल्ट्रेट, हाईवी फायरिंग की थी, जिसके कारण से हमारी भारतीय सेना ने वहाँ तक नहीं, मतलब कि जीत पाने में असफल हुई थी। तो हमारी जो सेना थी, मिस्टर बीपी मलिक, उन्होंने इस ऑपरेशन को रोक दिया था, कहेंगे हम इसको बाद में कैप्चर करेंगे, पहले हम तोड़ेंगे 5140 कैप्चर करेंगे। तो अब नंबर आया तोड़ोली, अब नंबर आया था टाइगर हिल का। अब टाइगर हिल पर कब्जा करने की पुरजोर प्लानिंग तैयार हो चुकी थी, पूरी स्ट्रैटेजी बन चुकी थी, बस उसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना था, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना था। इसके लिए भारतीय सेना ने जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उनका नाम था बलवंत सिंह। ये बलवंत कुमार एक 19 साल के सोल्जर थे। विराट का नाम था योगेंद्र यादव। इन दोनों को ये टाइगर हिल पर इन्होंने चढ़ना स्टार्ट किया। और जब थोड़ी दूर रह गए थे, तो पाकिस्तान की आर्मी ने इनकी मूवमेंट को चेक कर लिया और पाकिस्तान की आर्मी ने ग्रेनेड से हमला किया बलवंत सिंह को और योगेंद्र यादव को। हालांकि दोनों ही इंजर्ड हो गए, लेकिन इन्होंने अपनी चढ़ाई कंटिन्यू रखी, थके नहीं। जो एम दिया गया था उसको पूरा करके ही आना था। और बलवंत सिंह ने और योगेंद्र यादव ने बड़ी ही वीरता के साथ में, बड़ी ही पराक्रम के साथ में टाइगर हिल पर अपना तिरंगा झंडा फहरा दिया। उनके जो कोलिग्स थे, उनके सहयोगी थे, और मतलब कि पूरी बटालियन में जाकर के तिरंगा झंडा फहरा दिया और टाइगर हिल हमारे कब्जे में आ चुकी थी। जब हमने तोरल हिल पर जब कब्जा कर लिया, तो उसके बाद पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ अमेरिका गए और बिल क्लिंटन से जाकर के मुलाकात की। और ये बिल क्लिंटन से कहा कि आप इस वॉर को रुकवा दीजिए, रुकवा दीजिए। तो बिल क्लिंटन साहब ने बिल्कुल टोटली डिनाई कर दिया नवाज शरीफ के स्टेटमेंट, कहा कि देखिए हम इसमें इंटरव्यू नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपने बीच बोया है, इसलिए आप जो इसको जाकर काटिए। आपने इतना बड़ा युद्ध छेड़ दिया, आपने इतना आपने पूछा न किसी, आपने इंफॉर्मेशन ली, बस आपने भारत के ऊपर अपना अटैक कर दिया, वो भी इतना हैवी अटैक किया। और प्लस उसके बाद में अमेरिकी प्रेसिडेंट मिस्टर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के नवाज गवर्नमेंट को पब्लिकली फटकार लगाई और जो फंड था वो भी रोक दिया। और इस प्रकार मिस्टर नवाज शरीफ, जो बहुत शरीफ बनते थे, जिनकी शराफत पूरा पाकिस्तान जानता था, बहुत पाकिस्तान जानता था, जब हमने इस पर तोड़ कब्जा किया, तो पाकिस्तान के आर्मी के डॉक्यूमेंट हमको मिले, भारतीय सेना को। इससे प्रूव हो गया था ये कि ये काम पाकिस्तान आर्मी का है। सिर्फ पाकिस्तान आर्मी इसमें अटैक कर रही है इंडिया के ऊपर, जो कि LOC के लगभग 150 किलोमीटर अंदर तक आ गए थे। यानी अगर ये LOC है, तो इसके लगभग 150 किलोमीटर के अंदर ही लोग आ गए थे, अटैक कर रहे थे। यहाँ पर बंकर बना लिया था इन पीक्स पर। उसके बाद में जब हमने 20 जून को जब हमने इस पर 5140 अटैक किया, फिर हमने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया, तो एक बार पाकिस्तान के प्रेसिडेंट साहब फिर गए वहाँ, फिर अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा कि आप इसमें कुछ आप एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप चीज़ को रुकवा दीजिए। तो उस वक्त उस समय जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के मिस्टर क्लिंटन, उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी आर्मी को वापस बुला लीजिए। यानी 2 जून को
नवाज शरीफ अमेरिका पहुँचे। 3 जून को नवाज शरीफ की और उनके साथ की वार्ता हुई। 4 जून को ये डिसाइड हुआ कि ठीक है पाकिस्तान आर्मी वापस बुलाएंगे। इस प्रकार से 4 जून को पाकिस्तान की आर्मी LOC से बैक होना स्टार्ट हुई। लेकिन कुछ अभी भी सोल्जर्स इन पर कब्जा किए बैठे थे। अब इन सोल्जरों को भगाना था, इन दुश्मनों को मार भगाना था, क्योंकि ये अगर यहाँ अगर रहते तो हमारी सेना को मॉरल डाउन करने की पूरी कोशिश की जाए। इसलिए इनका मॉरल डाउन करने के लिए हमारी भारतीय सेना एक बार फिर इनको मार भगाने की पूरी कोशिश की, पूरी प्लान बनाए हम इनको मार के भगाएंगे। इसी बीच एक पॉइंट था 4875, इसको कब्जा करने की जो रिस्पॉन्स सौंपी गई कैप्टन विक्रम बत्रा को और अनुज नायर को कि आप 4875 पॉइंट को कवर करेंगे। और जब इन्होंने विक्रम बत्रा संघ ने जब 4 पॉइंट को कवर किया तो इन्होंने एक नारा दिया था, ये दिल मांगे मोर। तो अब नंबर था इसका 4875 पॉइंट का कि इसको भी कैप्चर कैसे करके इसको कैप्चर करना है, इस पर भी कब्जा करना है, इस पर भारत झंडा फहराएगा। तो कैप्टन अनुज नायर और विक्रम बत्रा एक बार फिर से 4875 को कवर करने के लिए अपना मूवमेंट स्टार्ट किया और चढ़ाई स्टार्ट कर दी। और फ्रंटल जोन पर लड़ाई हुई, यानी कॉम्पैक्ट लड़ाई हुआ, यानी आमने सामने लड़ाई हुई। और हमारे विक्रम बत्रा सर ने विदाउट गन के 4-5 सोल्जरों को मौत घर उतार दिया और हमने 4875 पॉइंट को कवर मतलब कि जीत लिया, इस पर भारत झंडा फहरा दिया। इसी बीच क्या हुआ कि एक कैप्टन थे, उनका नाम था नवीन, तो वो इंजर्ड हो गए थे। तो उनको वो रेस्क्यू कर रहे थे, यानी उनको बचा रहे थे। बचाते एक पाकिस्तानी सोल्जर जिसको गोली लगी थी लेकिन फिर भी जिंदा था, उसने क्या किया कि उसने उठाई गन और विक्रम बत्रा पर फायर कर दिया, जिससे विदेशियों को गोली जाके विक्रम बत्रा सर के चेस्ट में लगी, जिससे वो शहीद हो। जब पूरा भारत 4 जुलाई 5 जुलाई को खुशियाँ मना रहा था, किसी को नहीं पता था कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी भारत फेस कर रही, इतनी बड़ी ट्रेजेडी फेस कर रही। और विक्रम बत्रा सर शहीद हो जाते हैं। एक मुद्दा, एक इशू और था। एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान 2 न्यूक्लियर पावर कंट्री थी और अमेरिका की एक इंडियन एजेंसी है CIA, उसने क्लिंटन साहब को इन्फॉर्मेशन दी कि अगर ये वॉर लंबा खिंचा और पाकिस्तान की आर्मी ने न्यूक्लियर वेपन्स मूव कर दिए, अगर कहीं वॉर लंबा खिंचा तो हो सकता है कि दोनों कंट्री में न्यूक्लियर वॉर हो जाए। तो क्लिंटन साहब ने वाजपेयी जी को फ़ोन किया कि हम आपसे रिक्वेस्ट करें आप इस वॉर को रोकिए। तो अटल वाजपेयी साहब के सिर्फ 2 स्टेटमेंट थे कि जो पाकिस्तान ने किया है उसको वापस हो जाना चाहिए, अगर वापस नहीं होता है तो हम कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं झेलेंगे, हम ऐसा चाहेगा हम वो करेंगे, हम चाहेंगे वैसा भगाएंगे। हालांकि 4 जून को पाकिस्तान की आर्मी बैक हो गई और 4 जून को लगभग युद्ध शांत हो गया, लेकिन नहीं, उसके बाद भी घटनाएं होती रही, जिसमें आपका 4875 इंक्लूड है। और 14 जुलाई 1999 को नेवी ने अपना ऑपरेशन समाप्त कर दिया और इसी दिन एयरफोर्स ने भी अपना ऑपरेशन समाप्त कर दिया। और 14 जुलाई 1999 को ही भारतीय सेना ने अपना ऑपरेशन विजय रोक दिया और अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को बड़ी सराहना की, बड़ा प्रोत्साहित किया, बड़ा ही उसकी प्रशंसा की, बड़ा ही मतलब सफलता का क्रेडिट दिया। इस बार से 14 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय समाप्त हुआ और 26 जुलाई 1999 को ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट किया गया कि पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरीके से LOC से हट चुकी है। इस प्रकार से 26 जुलाई 1999 को भारत और पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हुआ, कारगिल और एंड।
उधर पाकिस्तान में पाकिस्तान जब युद्ध हार गया तो जो मुशर्रफ था बौखला गया, एकदम चिड़चिड़ा हो गया, एकदम घबरा गया, एकदम दबाव में आ गया। उसने क्या किया, उस जल्दबाजी में पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया, नवाज शरीफ सरकार को तख्ता पलट कर दिया, ओवरथ्रोन कर दिया। करने के बाद में खुद पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन गया, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन गया। तो इस प्रकार से ये पूरी मतलब की स्टोरी है कारगिल वॉर की। और हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। इस दिन जो हमारे भारतीय जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए जाते हैं और हम आशा करते हैं कि उनके फैमिली को ईश्वर करे बरकत दे और उनके परिवार को सही सलामत रखे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि ये भारत माता की उन वीर गाथा भारत माता के उन वीर सपूतों की वीर गाथा है जिनको हम आप टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और अब तो मोबाइल में भी देखते हैं। तो ये हमारे देश की गौरवान्वित किया हमारे भारतीय जवानों ने और हमारे भारत के वीर जवानों ने अपनी आहुति दे करके एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय सेना किसी से कम नहीं है। हमने भारतीय सेना अपना लोहा पूरे विश्व को मनवा दिया। इस प्रकार से भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को युद्ध जीत लिया और इस दिन कारगिल दिवस मनाया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।